जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम सर। यस आ रही है सर। Okay, let's start with today's lecture. Beta, in the last lecture we have learned about the pathologies or the arthritis affecting the knee joint, जिसमें हम लोगों ने बात की थी ऑस्टियोआर्थराइटिस की, रिमेटॉइड आर्थराइटिस की और पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस की। फिर हम लोगों ने बात की थी कि व्हाट विल बी द फंक्शनल इम्पेयरमेंट्स, पेन होगी, रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएगी और फिर डिफॉर्मिटीज प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, वो जीनू वेलगम हो सकती है, वो जीनू वेरम हो सकती है। और फिर हम लोगों ने बात की थी कि जी हम लोग आर्टिकुलर कार्टिलेज के जो डिफेक्ट्स हैं, ठीक है, जो उनकी ब्रेक डाउन हो रही है विद इन द जॉइंट कैविटी, हम उनको किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, अदर देन आर्थ्रोप्लास्टी। ठीक है, तो हम लोगों ने उसमें क्या क्या बात की थी, अबाउट माइक्रो फ्रैक्चरिंग, अबाउट कॉन्ड्रोसाइट इम्प्लांटेशन एंड अबाउट ऑस्टियोकॉन्ड्रियल ट्रांसप्लांटेशन। इम्प्लांटेशन एक के लिए इम्प्लांट करना है और दूसरे के लिए क्या करना है, ट्रांसप्लांट करना है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, सो इनको याद रखना है कि जो सेल्स होंगे कॉन्ड्रोसाइट सेल्स, वो हमेशा इम्प्लांटेशन करनी है उनकी, और जो ऑस्टियोकॉन्ड्रियल पोर्शन होगा बोन का और आर्टिकुलर कार्टिलेज का, वो हमेशा क्या करना है, ट्रांसप्लांटेशन करनी है। ठीक है, now we are going to study about the arthroplasty using for the knee joint। ठीक है, हम जो आर्थ्रोप्लास्टी यूज करते हैं नी जॉइंट के लिए, उसको कहा जाता है टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी। ठीक है, सो शॉर्ट एब्रीविएशन इज TKA, टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी। ठीक है, या TKA। ठीक है, तो टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी इज कि जिसमें हम लोग फीमर, फेमोरल कॉन्डाइल्स, फीमर की आर्टिकुलर सरफेस और टिबिया की आर्टिकुलर सरफेस को रिप्लेस कर देंगे विद अ प्रोस्थेटिक इम्प्लांट, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज अ टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी। ठीक है, बहुत कॉमनली हो रही है आपके अपने मतलब इर्द गिर्द, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फैमिली मेंबर ने जरूर यूजुअली टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी करवाई हो सकती है। मतलब आप अपने अगर सर्कल्स में देखेंगे तो किसी ना किसी क्लोज रिलेटिव में आप किसी ने करवाई होगी टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी। मींस टू से it is commonly practicing here in Pakistan as well. So start with indications of total knee arthroplasty. What are the indications of total knee arthroplasty? So let's start with this. बेटा सबसे पहले इंडिकेशन है टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी की के पेन। ठीक है, पेन हो कब और किस किस्म का, माइल्ड हो, मॉडरेट हो, सीवियर हो। ऑब्वियसली जो सीवियर पेन है, जो इतनी पेन हो कि वेट बेयरिंग एक्टिविटी परफॉर्म ना हो सके या एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग परफॉर्म ना हो सके, मतलब मेरा एक दो कदम उठ के चलना भी मुहाल हो जाए या किसी पेशेंट का डिफिकल्ट हो जाए ये मूव करना एक जगह से किसी दूसरी जगह ड्यू टू पेन एट द नी जॉइंट, हम उस पेशेंट को क्या कहते रिकमेंड करते हैं कि आप किसकी तरफ जाएं, आर्थ्रोप्लास्टी की तरफ जाएं। दैट इज अ सीवियर पेन। ठीक है, हम जब कंजर्वेटिव मैनेजमेंट एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट हमने करनी होती है तो फिर हम लोग माइल्ड केसेस को इजीली रिकमेंड करते हैं कि आप किसकी तरफ जाएंगे, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की तरफ। लेकिन जो सीवियर केसेस है हम उनको हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आपने किसकी तरफ जाना है, आर्थ्रोप्लास्टी की तरफ जाना है। फर्स्ट इंडिकेशन इज सीवियर जॉइंट पेन or which is going to limit the weight bearing activity or which is going to limit the activities of the daily living. The next is the presence of a deformity. Either it is a genu valgum or either it is a genu verum। ठीक है, तो जीनू वेरम भी होगी या जीनू वेलगम भी होगी। एक्चुअली क्या करती है, जब आपकी कोई डिफॉर्मिटी प्रोड्यूस होती है तो एक्चुअली उससे होता क्या फंक्शनल एक्टिविटीज परफॉर्म हो सके इजीली? नो। ठीक है, अगर किसी को आपने देखा हो कि जब किसी बूढ़े बंदे को जीनू वेरम हुआ हो तो उसको सीढ़ियां चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब उसका सिंपल किसी फ्लोर के ऊपर भी इंडिपेंडेंट चलना मुश्किल हो जाता है। वो या तो वॉकर यूज करती है, किसी का सहारा यूज करता है चलने के लिए। ठीक है, तो डिफॉर्मिटी इज आल्सो गोइंग टू अफेक्ट योर फंक्शनल एक्टिविटीज, योर इंडिपेंडेंस। ठीक है,
तो हम उसमें भी क्या करते हैं, किसकी तरफ लेकर जाते हैं, आर्थ्रोप्लास्टी की तरफ लेकर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज if there is an extensive damage to the articular cartilage, ऐसा एक्सटेंसिव डैमेज हो आर्टिकुलर कार्टिलेज का कि जिसमें आपकी जो हमने रिपेयर पढ़े हैं, रिपेयर का कोई भी प्रोसीजर यूज ना हो सके, ना उसमें कॉन्ट्रोसाइट इम्प्लांटेशन यूज हो सके, ना उसमें ऑस्टियोकॉन्ड्रिल ट्रांसप्लांटेशन यूज हो सके, ना उसमें माइक्रोफ्रैक्चरिंग यूज हो सके, तो हम किसकी तरफ जाएंगे, आर्थ्रोप्लास्टी की तरफ जाएंगे, ठीक है। Next is if there is a gross instability or there is a restricted range of motion. Ultimately, चाहे articular cartilage आपका destroy हो गया completely, चाहे आपको pain है, ठीक है, या चाहे deformity है, ये तीनों क्या करेंगे, आपकी movement को restrict कर देंगे, ठीक है। और in some cases, for example, अगर rheumatoid arthritis ने affect किया हुआ knee joint को, तो उसमें क्या होता है कि आपके जो लिगामेंट्स होते हैं, जिनके मेम्ब्रेन्स होती हैं, वो क्या होना शुरू हो जाते हैं, रप्चर होना शुरू हो जाते हैं। उनकी रप्चरिंग की वजह से क्या होता है, इंस्टेबिलिटी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो दैट इंस्टेबिलिटी और रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन, ठीक है, अगर ये किसी पेशेंट में प्रेजेंट है तो हम तब भी रिकमेंड करेंगे टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी। द लास्ट वन इज नॉन ऑपरेटिव या कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का फेलियर, means to say when we as a physical therapist we are not able to control the patient symptoms, ठीक है, या पेशेंट के सिम्टम्स जो हैं वो कंट्रोल नहीं हो रहे एज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल थेरेपी, तो तब भी हम क्या करते हैं, रिकमेंड कर देते हैं पेशेंट को कि वो किसी तरह जाए टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी हो जाए, ठीक है। फेलियर एट द एंड ऑफ फिजिकल थेरेपिस्ट ये बहुत रेयर होता है, ठीक है। एट द एंड ऑफ पेशेंट इट इज मोर, ठीक है। मीन्स टू से हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं रिगार्डिंग दिस, मतलब अब आप सबको पता है कि हम वैक्सीनेशन था, अब आप लोग के सामने ये चीज के जितने भी डॉक्टर्स हैं, मेडिकल डॉक्टर्स हैं, ठीक है, जितने भी पब्लिक ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, वो सारे किस चीज को रिकमेंड करें कि आप अपनी वैक्सीनेशन करवाएं, ठीक है। लेकिन अभी भी हम किस चीज पे जिद कर रहे हैं कि हमने वैक्सीनेशन नहीं करवाना, मतलब ये खुली एग्जांपल है, ठीक है। एजुकेट किया जा सकता है लेकिन आगे से कोई एजुकेशन लेने वाला तो हो, ठीक है। मैं यहाँ पे पढ़ाने आया हूँ, अगर क्लास खाली होगी तो मैं किसको पढ़ाऊंगा, किसी को भी नहीं पढ़ाऊंगा। अगर एजुकेशन लेने वाले हैं और एजुकेट करने के लिए कोई नहीं, टीचर नहीं है, तो फिर अल्टीमेटली तब भी नुकसान है, और जब टीचर है और स्टूडेंट्स नहीं है तो तब भी नुकसान है, ठीक है। यहाँ पे दोनों चीजें प्रेजेंट हैं। हम डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, मतलब मेरी अपनी फैमिली में हम लोगों की मिन्नतें करते हैं कि यार आप लोग वैक्सीनेशन करवाएं, ठीक है। मतलब कितने ज्यादा चीजें, बड़े लोग हैं हमारे अपनी फैमिली मेंबर्स में जिनके बिजनेसेस नहीं हो रहे, जिनका काम नहीं चल रहा, ठीक है, लेकिन वो इस चीज की तरफ नहीं आते, वो कहते हैं नहीं इन्होंने कहीं जाना नहीं है, मतलब बूढ़े लोग हैं, फादर और मदर, ठीक है, बूढ़े लोग हैं, लेकिन वो कहते हैं उन्होंने कहीं जाना नहीं है तो जरूरत नहीं, ठीक है। उन्होंने कहीं नहीं जाना तो कोई आ तो सकता है, उनके घर तो कोई भी आ सकता है ना मिलने के लिए, सिर्फ ये क्या है, बहाने। इसी तरीके से ये जो फेलियर है, मैं यहाँ पे सिर्फ इस वजह से जोर दे रहा हूँ कि बेटा इन चीज़ों को जरूर देखें। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, ठीक है, तो आपको ऐसे बहुत सारे पेशेंट मिलेंगे कि आप अगर उनको ये कहेंगे ना कि आपने कमोड यूज करना है, आपने फ्लैश यूज नहीं करना, तो 1 या 2 हफ्तों के बाद आपको वो जरूर कोई ना कोई स्टोरी सुनाएगा कि वो ना मैं उधर गया हुआ था तो वहां पे कमोड नहीं था तो फिर मैंने फ्लैश यूज कर दिया। मतलब ये उनके लिए डेंजरस है, हम उनको एजुकेट करते हैं कि आपने नहीं यूज करना, और वो जानबूझ के, ठीक है। हालांकि अगर ये सारी चीजें हों, ठीक है, लेट्स से अब आप देखें कि बाहर के मुल्क, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पे आपको हर किस्म का ऑप्शन मिलता है, आप कहीं पे भी चले जाएं आपको हर किस्म का ऑप्शन मिलेगा। आपको डिसेबल्ड पर्सन के लिए भी ऑप्शन मिलेंगे, आपको नॉर्मल पर्सन के लिए भी ऑप्शन मिलेंगे। एक्चुअली हम एज अ नेशनल, ठीक है, हम एज अ कॉम, हमें इस चीज़ का होता है कि नहीं, हमें कोई ये ना कह दे कि आप बूढ़े हो गए। और ये मेरा अपने साथ का है कि मैंने एक पेशेंट को ये कह दिया, शी वॉज अ फीमेल पेशेंट, ठीक है, और मैंने उनको कह दिया कि ये जितनी भी आपकी बैक पेन है दैट इज ड्यू टू योर एज,
ठीक है, एंड शी वाज लिटरली गोइंग टू फाइट विद मी कि जी आपने मुझे बूढ़ा क्यों कहा है, मेरी उम्र के लोग भाग रहे हैं, आप मुझे बूढ़ा क्यों कह रहे हैं, ठीक है। और आई वाज इन अ शॉक के ये तुम मतलब मैंने इनको ये कह दिया, ठीक है, हो जाती है, मतलब मुझे शायद मैं उनको इतना ओपनली मुझे नहीं कहना चाहिए था, ठीक है, इट इज दीज आर ड्यू टू एज रिलेटेड चेंजेस, हालांकि इसमें से कोई बात नहीं है। अब एक आप सब लोग हैं, कुछ को डायबिटीज हो जाती है, कुछ को डायबिटीज नहीं होती, कुछ लोग डायबिटीज के बगैर भी अल्लाह ताला को प्यारे हो जाते हैं, और कुछ को बहुत यंगर एज में डायबिटीज हो जाती है। आप इसकी क्या साइंटिफिक लॉजिक है, क्या साइंटिफिक लॉजिक, तो फिर उसमें भी अल्लाह की मर्जी कि अगर 60 साल का बंदा एक चलता घूमता फिर रहा है और एक 60 साल का बंदा बिस्तरे के ऊपर है, बेड रिडन है, अगर एक 60 इयर्स का और एक 60 इयर्स का भाग रहा है, तो ये भी अल्लाह ताला की मर्जी, इसमें क्यों नहीं अल्लाह ताला की मर्जी हो सकती शामिल, ठीक है। सो कहने का मकसद क्या है कि ये जो फेलियर है ना नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट का, या एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट आपका फेलियर है, it is not totally your failure, it is actually the patient's responsibility, क्योंकि पेशेंट उतने अच्छी तरीके से कॉपरेट नहीं करता, ठीक है। अगर 100 पेशेंट्स हैं तो 100 में से कोई 5 या 6 पेशेंट ऐसे होंगे जो आपकी हर बात एक्सेप्ट करेंगे और उसको मानेंगे, ठीक है। आप जितनी मर्जी क्लिनिकल रीजनिंग दे दें, जिन्होंने नहीं मानना वो नहीं मानना, so these are the indications of total knee arthroplasty, ठीक है। now there is a background, total knee arthroplasty का जो concept है it was started at 1960s, ठीक है। in 1960s it was first developed, ठीक है, as a surgical procedure, ठीक है। लेकिन at that time जब surgeries perform की गई total knee arthroplasty की, तो there was a higher failure rate as compared to success rate, ठीक है। बेटा सर्जरी हमेशा क्या होती है कि सक्सेस रेट क्या है, ठीक है, मतलब एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इनके बैलेंस को देखते हुए हम सर्जरीज करते हैं। ऐसी कोई भी सर्जरी नहीं है कि जिसके डिसएडवांटेज ना हो, ठीक है, देयर आर ऑलवेज डिसएडवांटेजेस, लेकिन हम किस चीज को देखते हैं कि अगर एडवांटेजेस ज्यादा हैं, ठीक है, चाहे वो डिसएडवांटेज है भी, तो वी शुड गो फॉर अ सर्जिकल प्रोसीजर, ठीक है। तो उस टाइम पे डिसएडवांटेजेस वाज अ बिट हायर एज कंपेयर्ड टू द एडवांटेजेस, और जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज था वो क्या था कि देयर वाज अ फेलियर रेट। फेलियर किस चीज का, कि जो प्रोस्थेटिक इम्प्लांट को इंसर्ट करते थे वो कुछ अरसे के बाद लूज होना शुरू हो जाता था, ठीक है, वो क्या होना शुरू हो जाता था, लूज होना शुरू हो जाता था। लूज किस तरीके से, ठीक है, क्योंकि वो कहते थे जब 1960s में टोटल knee arthroplasty की जाती थी, तो उसको फिक्स करने के लिए जो प्रोस्थेटिक इम्प्लांट है बेटा, उसको बोन के अंदर फिक्स करने के लिए वो कहते कोई सब्सटेंस या कोई सीमेंट यूज नहीं किया जाता था, ठीक है, समझ आ गई बात की। वो कहते थे उसको सिंपली इंसर्ट कर दिया जाता था, ठीक है, और उसको अलाउ कर दिया जाता था कि बोन जैसे जैसे ग्रो करेगी वो उस इम्प्लांट की जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो बेस है उसको क्या कर लेगी, फोर्सफुली एंकर कर लेगी, मजबूती से पकड़ लेगी, ठीक है। बट आफ्टर सम टाइम उसका क्या होना शुरू हो गया, मैकेनिकल लूजनिंग स्टार्ट होना शुरू हो गया, फेलियर होना शुरू हो गया, ठीक है। तो उसके बाद हम किसकी तरफ आए, सीमेंटेड फिक्सेशन की तरफ, ठीक है, हम किसकी तरफ आए, सीमेंटेड फिक्सेशन की तरफ। उसके बाद ही हम लोगों ने किसकी तरफ रुख किया, टुवर्ड्स हेमी आर्थ्रोप्लास्टी के, जिसमें हम लोग किसी एक आर्टिकुलर सरफेस को रिप्लेस कर देंगे। जरूरी नहीं है कि दोनों आर्टिकुलर सरफेसेस को रिप्लेस करना है, आप किसी एक आर्टिकुलर सरफेस को भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। उधर से कंसेप्ट निकला हेमी आर्थ्रोप्लास्टी। तो दैट इज व्हाई द बैकग्राउंड ऑफ टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी इज इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बताया ब्रीफली, ठीक है। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ आर्टिकुलर सरफेसेस व्हिच आर इन्वॉल्वड, ठीक है। सबसे पहली क्लासिफिकेशन किस बेस के ऊपर है कि कितनी नंबर ऑफ आर्टिकुलर सरफेसेस हैं जो कि इन्वॉल्व हैं। अगर एक आर्टिकुलर सरफेस इन्वॉल्व है तो दैट इज यूनि कंपार्टमेंटल, अगर दो आर्टिकुलर सरफेसेस इन्वॉल्व है तो दैट इज बाई कंपार्टमेंटल, अगर तीन आर्टिकुलर सरफेसेस इन्वॉल्व है तो दैट इज ट्राई कंपार्टमेंटल।
यूनिक कंपार्टमेंटल का मतलब क्या है कि टिबियल प्लेट्यूस को सिंपली रिमूव करके वहां पे एक प्रोस्थेटिक इम्प्लांट डाल दिया। आप टिबियल प्लेट्यूस को हम सिर्फ क्यों रिमूव करें, क्योंकि टिबियल प्लेट्यूस नीचे है और वो बेस से कॉर्पोरेट करें, उन्होंने वेट को क्लियर करना है। फेमोरल कंडाइल वेट ट्रांसफर करने वाले, टिबियल प्लेट्यूस वेट रिसीव करने वाले, इसलिए यूनिक कंपार्टमेंटल अगर यूज होगी तो इसके लिए यूज होगी। टिबियल प्लेट्यूस के लिए फेमोरल कंडाइल के लिए यूज हो सकती है, लेकिन फ्यूजन किसके लिए यूज होती है, टिबियल प्लेट्यूस के लिए। बाई कंपार्टमेंटल किसके लिए यूज होती है, टिबियल प्लेट्यूस के लिए, फेमोरल कंडाइल के लिए। ठीक है, उसमें पैटेला को कुछ नहीं कहा गया। ठीक है, पैटेला नॉर्मल बोन, नॉर्मल रहती है, जो कि नेचुरल अल्लाह ताला ने पैटेला प्लेस की हुई। ठीक है, ट्राई कंपार्टमेंटल जिसको कहते हैं कि जिसमें पैटेला को भी एक्सरसाइज करके निकाल दिया जाता है और पैटेला को री इंसर्ट किया जाता है प्रोस्थेटिक इम्प्लांट के तौर पर। ठीक है, प्रोस्थेटिक इम्प्लांट पैटेला का भी इंसर्ट किया जाता है along with tibial and femoral condyles. ठीक है, समझ आती बात? So that is called tri-compartmental. On the basis of degree of stability, degree of stability के ऊपर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं 3 टाइप्स में, unconstrained, semi-constrained and constrained. Constrained का मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होना, ऐसा प्रोस्थेटिक इम्प्लांट जिसके अपने अंदर क्या है, स्टेबिलिटी है। अब याद रखिएगा जहां पर ज्यादा स्टेबिलिटी होती है वहां पर मूवमेंट लिमिटेड होता है। ठीक है, तो जो कंस्ट्रेंट इम्प्लांट्स हैं उनमें क्या होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, मोबिलिटी कम होगी। किनके लिए यूज करेंगे, यंग इंडिविजुअल्स के लिए, बूढ़े लोगों के लिए, जेरियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए। क्यों, उन्होंने किसी ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज सेमी कंस्ट्रेंट। सेमी कंस्ट्रेंट मींस हाफ इज द स्टेबिलिटी एंड हाफ इज द मोबिलिटी। ठीक है, जो कि कॉमनली यूज होती है। ठीक है, कॉमनली यूज होती है। अब आप सबको पता होगा जिन्होंने 800 क्लास की करवाई अपनी टोटल नी, उनको क्या कहते हैं कि आपने जमीन में बिल्कुल नहीं बैठना, जमीन पे नहीं बैठना। ठीक है, उनको बताया जाता है कि आपने हमेशा चेयर्स के ऊपर बैठना, आपने हमेशा कमोड यूज करना। ठीक है, आपने नीचे किसी भी लो सीट के ऊपर नहीं बैठना। ठीक है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनकी जो मूवमेंट होती है वो क्या हो जाती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, वो अपनी कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन नी जॉइंट पे यूज नहीं कर सकते। इसलिए उनमें हम लोग कहते हैं हाफ मोबिलिटी है, हाफ स्टेबिलिटी। और अनकंस्ट्रेंट का मतलब क्या है कि जिसमें कोई स्टेबिलिटी इनहेरेंट, उस प्रोस्थेटिक इम्प्लांट में अपनी कोई स्टेबिलिटी नहीं है। तो जिसमें इनहेरेंट स्टेबिलिटी नहीं होगी, इसका मतलब क्या है कि उसमें मोबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, सही है। अब वो हम किसके लिए यूज करेंगे, यंगर इंडिविजुअल्स के लिए, जिनके क्वाड्रिसेप्स मसल में, हैमस्ट्रिंग मसल्स में क्या होगी, पावर होगी, जिनको प्रोस्थेटिक इम्प्लांट की स्टेबिलिटी की जरूरत नहीं होगी। समझ आती बेटा यहां तक बात। द नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड बेयरिंग एंड मोबाइल बेयरिंग। मतलब एक ऐसा इम्प्लांट के जिसमें मोबिलिटी है और एक ऐसा इम्प्लांट जिसमें स्टेबिलिटी है, मोबिलिटी नहीं है। फिक्स्ड बेयरिंग का मतलब क्या है कि उसमें मूवमेंट नहीं होगी, सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी पर्पस के लिए वो प्रोस्थेटिक इम्प्लांट बनाया होगा। और मोबाइल बेयरिंग कौन सा है, वो डिजाइन जिसमें स्टेबिलिटी कम है और मूवमेंट ज्यादा। ठीक है, द नेक्स्ट इज क्रूशिएट रिटेनिंग एंड क्रूशिएट एक्साइजिंग। ठीक है, अब वो कहते हैं कि ऐसे ये ऐसा प्रोस्थेटिक इम्प्लांट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक सर्जरी को करते हैं जिसमें हम लोग क्रूशिएट्स को इंटेक्ट रखते हैं ताकि क्रूशिएट जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकें इस प्रोस्थेटिक इम्प्लांट। और एक सर्जरी ऐसी होगी कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, क्रूशिएट्स को रिमूव कर देते हैं अलोंग विद द आर्टिकुलर सर्फेसेस। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें पता था कि प्रोस्थेटिक इम्प्लांट में अपनी स्टेबिलिटी मौजूद है, इनको क्रूशिएट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आ रही है बेटा बात, आ रही है समझ। नेक्स्ट इज द सर्जिकल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मिनिमल इन्वेसिव अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, दैट इज एन ओपन अप्रोच। ठीक है, और मिनिमल इन्वेसिव क्या है कि हम लोग स्मॉल से इंसिजन करके सर्जरी परफॉर्म करें। ठीक है, क्रूशिएट रिटेनिंग और क्रूशिएट एक्साइजिंग को बता दूं। देखो, एक ऐसी सर्जरी है कि जिसमें
हम लोगों ने क्रूशिएट लिगामेंट में डी क्रूशिएट और पोस्टीरियर क्रूशिएट हमें कौन सी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं? सर्जिकल प्लेन में स्टेबिलिटी ड्यूरिंग tibial extension and tibial flexion हमारा and medial cruciate ligament as well as posterior cruciate ligament stability provide करता है आपको नीचे। अब एक ऐसी सर्जरी है जिसमें हम लोगों ने क्या किया cruciates को इंटेक्ट रखने दिया है ताकि जो प्रोस्थेटिक इम्प्लांट हम इंसर्ट करेंगे हैं cruciate ligament को भी stability provide। ठीक है, फिर एक ऐसी सर्जरी है जिसमें हम लोग क्या करेंगे cruciate ligaments को रिमूव कर देते हैं along with the artificial surface। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे cruciate ligaments को स्टेबिलिटी हमें जरूरत ही नहीं। ठीक है, या तो इसके अपने अंदर इनहेरेंट में अच्छी स्टेबिलिटी प्रोस्थेटिक इम्प्लांट में या वो इंडिविजुअल इतना यंगर है कि वो इजीली पॉप अप कर देगा इसके साथ। ठीक है, समझ आ गई बात? The next one is quadriceps splitting and quadriceps sparing। अब quadriceps splitting का मतलब क्या है कि वो सर्जरी जिसमें हम इंसिजन देते हैं फिर quadriceps को क्या कर देंगे? स्प्लिट कर देंगे, कट करके अलग करेंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड quadriceps splitting सर्जरी। और एक कौन सी सर्जरी है? quadriceps sparing, जिसमें हम quadriceps को क्या करेंगे? इंटेक्ट रखने देंगे, हम quadriceps को नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, सही है। So these are the types of surgeries on the basis of surgical approach। ठीक है, next one is on the basis of fixation। ठीक है, the one is symmetric, unsymmetric, hybrid। symmetric means जो दोनों articular surfaces हमने replace की हैं with the prosthetic implant, दो remove करेंगे तो दो ही insert करेंगे, तो दोनों को इंसर्ट करने के लिए हमने क्या किया है? उनमें सिमेट्रिक फिक्सेशन। मतलब जब उनको हम लोगों ने टिबिया के अंदर इंसर्ट किया और फीमोरल कंडाइल के अंदर इंसर्ट किया, हमने वहां पर एक सीमेंट अप्लाई कर दिया है ताकि ये इम्प्लांट अपनी जगह से हिले मत। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक फिक्सेशन। अनसिमेट्रिक क्या है? जिसमें हम सीमेंट इंसर्ट नहीं करते। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अनसिमेट्रिक। ठीक है, और हाइब्रिड क्या है कि जिसमें हम लोग एक प्रोस्थेटिक इम्प्लांट, एक साइड की प्रोस्थेटिक इम्प्लांट को इंसर्ट करते हुए सीमेंट इंसर्ट करते हैं और दूसरे साइड की आर्टिफिशियल सरफेस को इंसर्ट करते हुए हम सीमेंट यूज ना करें। दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड फिक्सेशन। समझ आ गई बेटा बात? मींस से टिबिया को इंसर्ट करते हुए सीमेंट इंसर्ट कर दिया, लेकिन फीमोरल कंडाइल का प्रोस्थेटिक इम्प्लांट जब आपने रिप्लेस किया है तो तब आपने सीमेंट यूज नहीं किया। दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड फिक्सेशन। समझ आ गई बेटा बात? Now these are the features of the open approach। ठीक है, वो कहते हैं सबसे पहले हम लोग पैटेला को और मीडियल साइड के ऊपर, ठीक है, मतलब एंट्रोमीडियल डायरेक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं? इंसिजन देना शुरू करते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द पैटेला टिल द tibial tubercle और द tibial tuberosity, जस्ट अबव द tibial tuberosity, दैट इज tibial tubercle। ठीक है, सो वो कहते हैं कि हम पैटेला के अपर एंड से क्या करते हैं? इंसिजन देना शुरू करते हैं। किस डायरेक्शन में? एंट्रोमीडियल डायरेक्शन में, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये पैटेला है, ठीक है, ये मेरा मीडियम साइड है, ठीक है, नी जॉइंट। इसके दरमियान, इन दोनों चीजों के दरमियान में क्या करना है? फ्रॉम द टॉप ऑफ द पैटेला, टॉप ऑफ द पैटेला के लेवल से मैंने इंसिजन देना शुरू करना है टिल द tibial tuberosity। वो कहते हैं ये जो इंसिजन की लेंथ है ये यूजुअली 8 to 12 सेंटीमीटर की होती है। कितनी होती है? 8 to 12 सेंटीमीटर की, और कभी-कभी 15 सेंटीमीटर की भी हो जाती है। ठीक है, तो जब आपने इंसिजन दे दिया, इंसिजन देने के बाद आपने क्या करना है? पैटेला को मूव कर देना है, पैटेला को डेविएट कर देना है ताकि आपको नीचे क्या नजर आ सके? टिबियो-फीमोरल आर्टिकुलेशन नजर आ सके। जब आपने टिबियो-फीमोरल आर्टिकुलेशन को चेक करना है या टिबियो-फीमोरल आर्टिकुलेशन को ओपन करना है तो फिर आपको क्या करनी पड़ेगी? कैप्सुलोटॉमी करनी पड़ेगी। उस नी जॉइंट के कैप्सूल को आपको कट करना पड़ेगा, तभी आपको टिबिया की और फीमोरल की आर्टिकुलर सरफेसेस नजर आएंगे। जब आप कैप्सुलोटॉमी कर देंगे, कैप्सूल को कट लगा देंगे तो आपको नीचे आर्टिकुलर सरफेसेस नजर आएंगे। आपने क्या करना है? टिबियो-फीमोरल जॉइंट को डिसलोकेट कर देना है। क्या कर देना है? टिबियो-फीमोरल जॉइंट को क्या करना है? डिसलोकेट कर देना है। आफ्टर डिसलोकेटिंग दैट टिबियो-फीमोरल जॉइंट आपने क्या करना है?
दोनों आर्टिकुलर सरफेसेस को विद द ड्रिल मशीन, आप कह लो कि जैसे टाइल्स को कटिंग करने के लिए मशीन होती है, सेम टू सेम उसी तरीके से उन आर्टिकुलर सरफेसेस को क्या किया जाता है, कट किया जाता है, उनको रिमूव कर देते हैं। फिर एक प्रोस्थेटिक इम्प्लांट लेते हैं, वो टिबिया के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, और दूसरा प्रोस्थेटिक इम्प्लांट लेके फीमर के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, उनको आपस में रीइंगेज करते हैं, पैटेला को अपनी जगह पर करते हैं, कैप्सूल को वापस क्या करते हैं, स्टेपल करते हैं, ठीक है, और फिर दोबारा पूरे के पूरे टिश्यू को हम लोग जो मसल है या जो जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनको दोबारा से रिपेयर करके क्लोज कर देते हैं। दैट इज द characteristics of open surgical approach, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ तक बात की समझ आप लोग। नाउ द मिनिमल इन्वेसिव अप्रोच, वो कहते हैं मिनिमल इन्वेसिव अप्रोच में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज सर्जिकल इंसिजन लेंथ। लेंथ जो है वो सर्जिकल इंसिजन की इसमें कम है, ठीक है, यूजुअली वो कहता है 8 to 9 सेंटीमीटर तक मैक्सिमम लेंथ इसकी 8 to 9 सेंटीमीटर तक जाती है, इससे ज्यादा लंबी इसकी लेंथ नहीं होती। ये मैक्सिमम लेंथ की मैं आपको बात बता रहा हूं, ठीक है, 8 to 9 सेंटीमीटर यूजुअली, वैसे 5 सेंटीमीटर से स्टार्ट होती है, 6 सेंटीमीटर से स्टार्ट होती है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमने ओपन सर्जिकल अप्रोच में पैटेला को क्या कर दिया था, स्कैलिएट कर दिया था, अगेन मूव करवा दिया था, ठीक है, टू ओपन अप द नी जॉइंट। लेकिन इसमें हम लोग पैटेला की कोई भी इवर्जन नहीं करवाते, कोई भी डेविएशन नहीं करवाते, पैटेला अपनी जगह पर रहती है, ठीक है। इसमें भी हम क्या करेंगे, कैप्सूल को कट करके आर्टिकुलर सरफेसेस तक जाएंगे, ठीक है, लेकिन हम उनको उस तरीके से ओपन अप करके नहीं बैठेंगे, हम विद इन दैट जॉइंट कैविटी, इन सिटू का मतलब क्या होता है, विद इन दैट जॉइंट कैविटी, ठीक है, हम डिसलोकेशन करेंगे, ठीक है, सही है, हम आर्टिकुलर सरफेसेस को कट करेंगे, उनको बाहर निकालेंगे और उसी इंसिजन में जो कैप्सूल को हमने दिया हुआ उसी के थ्रू हम क्या करेंगे, इम्प्लांट्स इंसर्ट करते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि जो सॉफ्ट टिश्यू डिस्टर्बेंस है वो मिनिमम हो जाती है, इसलिए इसको मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी बोला जाता है। ओपन में हमें ऐसा कोई मसला नहीं होता, क्यों, क्योंकि हमने किसी भी चीज को कट करना तो हम इजीली उसको आंखें बंद करके कट करवा देते हैं, ठीक है, दैट इज एन ओपन सर्जिकल अप्रोच, ठीक है ना, जिसमें हम लोग किसी भी सॉफ्ट टिश्यू को कट कर सके, दैट इज ओपन सर्जिकल अप्रोच। मिनिमल इन्वेसिव अप्रोच के सिर्फ हमने कैप्सूल को कट किया है, हमने बाकी किसी टिश्यू को कट नहीं किया। समझ आ गई बेटा यहाँ तक बात? अब वो कहता है टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी की कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है, ठीक है, कहते हैं जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जो कि बहुत रेयर है, लेकिन अगर हो तो कौन सी हो सकती है कॉम्प्लिकेशन, दैट इज द मैकेनिकल लूजनिंग ऑफ द प्रोस्थेटिक इम्प्लांट। अगर हो, नहीं तो बहुत रेयर है। वो कहता है अगर होगी तो किस की होगी ज्यादातर, वो प्रोस्थेटिक इम्प्लांट जो टिबियल प्लेट्यू पे लगा है, ठीक है, टिबियल प्लेट्यूज की रिप्लेसमेंट में जो प्रोस्थेटिक इम्प्लांट हमने डाला है, सिर्फ उसकी यूजुअली क्या होती है, मैल पोजिशनिंग हो सकती है या मैकेनिकल लूजनिंग हो सकती है, मैल पोजिशनिंग सॉरी मैकेनिकल लूजनिंग हो सकती है, ठीक है, दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी। सेकंड इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन क्या है, मैल पोजिशनिंग। वो कहता है मैल पोजिशनिंग हो जाना, मतलब कि जब हम इम्प्लांट को इंसर्ट कर रहे थे तो उसकी पोजीशन किसी तरीके से क्या हो गई, चेंज हो गई, डिस्टर्ब हो गई, ठीक है, तो वो कहते हैं दैट इज द नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन। और जो लास्ट कॉम्प्लिकेशन है दैट इज कि आपका जो डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, ठीक है, जब भी बेटा आपकी लोअर एक्सट्रीमिटीज में से किसी भी जगह पे सर्जरी होती है तो ब्लड क्या लगता है, पूरा होना शुरू हो जाता है, तो वहां पर चांसेस होते हैं थ्रोम्बस फॉर्मेशन, ठीक है। So there is another complication related to the vascular system due to this surgery, that is deep vein thrombosis, DVT, ठीक है। इसके अलावा इंफेक्शन हो सकता है, जॉइंट स्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी भी हो सकता है, ठीक है। लिमिटेड नी फ्लेक्शन एज वेल एज लिमिटेड ट्रैकिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द पैटेला, ठीक है, ये भी हो सकता है। फ्लेक्शन आपकी लिमिटेड है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जी हम सेमी कंस्ट्रेंट डिजाइन यूज करते हैं, ठीक है,
जिसमें आपके पास स्टेबिलिटी भी होती है, जिसमें आपके पास मोबिलिटी भी होती है, लेकिन उसमें भी रेंज ऑफ मोशन आपकी क्या होती है, 90 डिग्री तक अलाउ की जाती है, 70 टू 90 डिग्री तक अलाउ की जाती है, उसके बियॉन्ड नी फ्लेक्शन नहीं हो सकती। तो नी फ्लेक्शन का ना होना दैट इज आल्सो कॉम्प्लिकेशन ऑफ टोटल नी आर्थ्रोपाथी, ठीक है। एक्सरसाइज प्रिकॉशंस, ठीक है, कौन कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स हमने लेने हैं आफ्टर टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट। बेटा इनको अपने हमेशा याद रखना है, ठीक है। सबसे पहली बात ये है कि आपने जहां पे जो इंसिजन है ना, ठीक है, आपने कोई भी मूवमेंट करवाते हुए उस इंसिजन के ऊपर स्ट्रेच नहीं आने देना, उस इंसिजन के ऊपर क्या नहीं आने देना, स्ट्रेच नहीं आने देना, कोई भी टेंशन नहीं आने देनी उस इंसिजन के ऊपर, ठीक है। आप इस चीज में जल्दी नहीं करेंगे कि रेंज ऑफ मोशन जल्दी से गेन हो जाए, ठीक है, और पेशेंट जल्दी से खड़ा हो जाए, नहीं। आपने प्रोग्रेसिवली क्या करना है, रेंज ऑफ मोशन को इंप्रूव करना है, ताकि जो वूंड है, जो इंसिजन है, उसके ऊपर कोई भी एबनॉर्मल टेंशन के साइंस अपीयर ना हो। हमें कैसे पता चलता है एबनॉर्मल टेंशन साइंस? पेशेंट को इचिंग होना शुरू हो जाए, ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये वहां पर रेडनेस आना शुरू हो जाए, ठीक है, और उस इंसिजन साइट का टेम्परेचर, बेटा कभी भी टेम्परेचर को कंपेयर करना है तो आप हमेशा अपने किसको, डॉर्सल एस्पेक्ट को चूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेंसरी इनर्वेशन क्या होती है, ज्यादा होती है, और जो प्लांटर एस्पेक्ट होता है या जो पावर एस्पेक्ट होते हैं, यहाँ पर सेंसरी इनर्वेशन कम होती है। धूप में कभी निकले, जब धूप में निकले तो पीछे कमर के ऊपर हमें क्या खारिश महसूस होती है, इचिंग महसूस होती है। वो क्यों होती है इचिंग? ड्यू टू सेंसरी स्टिमुलेशन। वो हमारी जो सेंसरी नर्व होती है, सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती है, वो स्टिमुलेट होना शुरू हो जाती है ड्यू टू एक्सेस हीट, ड्यू टू एक्सेस सनशाइन, ठीक है। इसलिए जो हमारे जितने भी डॉर्सल एस्पेक्ट हैं, यहाँ पे हमेशा सेंसरी इनर्वेशन ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपली जो वूंड है वहां पर आपने टेम्परेचर को चेक कर लेना है। अगर वहां पर टेम्परेचर रेज है तो इट मींस कि वहां पे कुछ ना कुछ स्ट्रेस आया है, ठीक है। समझ आती बेटा बात को? नेक्स्ट वन इज, आपने साइड लाइन कर्वट के ऊपर, नीचे से कर्वट, वो चाहे लेफ्ट साइड की कर्वट हो, वो चाहे राइट साइड की कर्वट हो, आपने अगर कर्वट करवा के एक्सएलआर जस्ट लाइक दिस, ये मैं स्पाइन पोजीशन में लेटा हूं, ठीक है, ये मैंने क्या लेके कर्वट ली, लेट्स से मेरा राइट साइड का टोटल नहीं आपको प्लास्टिक मिली है। अगर आप मुझे हिप एब्डक्शन करने के लिए कहते हैं कि जी हिप एब्डक्शन करें, ठीक है, तो ऑब्वियसली ऐसी हिप एब्डक्शन होगी ना, ठीक है। तो जो कहते हैं साइड लाइन की जो एसएलआर है वो आपने परफॉर्म नहीं करना, साइड लाइन के एसएलआर, क्योंकि जब वो कहते हैं साइड लाइन की आप एसएलआर करवाते हैं तो वेल्डस और बेरस फोर्स आती है। वेल्डस फोर्स किसकी वजह से आती है? ग्रेविटी पुल कर रही होती है अपनी तरफ नी जॉइंट को, दैट इज द वेल्डस फोर्स ना, क्योंकि ये देखिए ऐसे जाएगा तो ये यहां से ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी ना, जो अफेक्ट करेगी इस नी जॉइंट को टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। और जब मेरा मसल का क्योंकि नीचे सेट करेगा तो यहाँ पर कौन सी आएगी? वेरस फोर्स डेवलप होगी, क्योंकि लेटरल साइड के ऊपर है, तो वेरस फोर्स क्या करेगा? उसको डिसलोकेट कर सकता है, सबलकेट कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि आपने साइड लाइन का एसएलआर नहीं करवानी, ठीक है, जब तक के प्रॉपर हीलिंग नहीं हो जाए। हाँ हीलिंग हो जाए उसके बाद आप जैसे मर्जी करवा सकते, ठीक है। सून आफ्टर द सर्जरी आप नहीं करवाएंगे। फिर वो कहता है कि लो रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस, लो रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस आपने कम से कम 2 to 4 वीक्स के बाद स्टार्ट करवाना, ठीक है। आपने इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी लो रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस आपने स्टार्ट नहीं करना। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वेट बेयरिंग। वेट बेयरिंग वो कहते हैं वेट बेयरिंग उनमें जल्दी करवानी है जिनकी सिमेट्रिक फिक्सेशन हुई है, ठीक है, लेकिन उनमें भी कब वेट बेयरिंग वो कहते हैं स्टार्ट करवाना है पार्शियल वेट बेयरिंग उन पेशेंट्स में जिनमें क्या हुई है, सिमेट्रिक फिक्सेशन हुई है, उनमें आपने क्या करवाना है, पार्शियल वेट बेयरिंग करवानी है, और ऐसा ऐसा प्रोग्रेस करने टुवर्ड्स कंप्लीट वेट बेयरिंग।
लेकिन वो कहता है ऐसे पेशेंट जिनके सिमेट्री फिक्सेशन नहीं हुई उनमें आपने पोस्टपोन कर देनी है वेट गेन टिल 4 to 6 to 8 वीक्स, 4 6 8 वीक्स, ठीक है, जब तक कि बोन हील ना कर जाए, क्योंकि जब तक बोन बेटा हील नहीं करेगी, बोन डेवलप नहीं होगी, ठीक है, तब तक उसकी जो स्टेम, जो प्रोसेसिंग प्लांट स्टेम हमने मेडिकल फिनांस रिसर्च की थी, तब तक क्या होगी, स्टेबलाइज होगी, ठीक है। इसलिए जब तक बोन हीलिंग कंप्लीट नहीं हो जाती आपने वेट गेन की तरफ नहीं जाना। समझ आ गई बेटा बात की? आप और नेक्स्ट इज टिबियो-फेमोरल जॉइंट मोबिलाइजेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए मोबिलाइजेशन नहीं करवानी कभी भी, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। कोई भी प्रोस्थेटिक इम्प्लांट बेटा कहीं पर भी होगा आपने मोबिलाइजेशन नहीं करवाते, ठीक है। Now, what are the recommendations of physical activities after total knee arthroplasty? They are fully recommended activities. These are सबसे important stationary cycling, ठीक है, आप वो परफॉर्म करवा सकते हैं, पेशेंट को वॉक परफॉर्म करवा सकते हैं, पेशेंट इजीली वॉक कर सके। फिर स्विमिंग, लो एरोबिक, ठीक है, वाटर एक्टिविटीज, ठीक है, आप उसमें क्या करवा सकते हैं कि स्विमिंग पूल के अंदर लो एरोबिक्स करवा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल स्लो सी एरोबिक्स करवानी, आपने हाई एरोबिक्स की तरफ नहीं जाना। टेबल टेनिस आप कर सकते हैं, प्रोफेशनल नहीं, प्रोफेशनल टेबल टेनिस में जो इजीली हम लोग रेगुलर यूज उसमें परफॉर्म करते हैं, ठीक है। बॉलरूम और स्टेयर डांसिंग, ठीक है, स्टेयर बॉलरूम डांसिंग का पता है, ये जो पोज अंग्रेज के वाइट पीपल जो परफॉर्म करते हैं ऑन द टोज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बॉलरूम एक्सरसाइज, ठीक है, वो बॉलरूम डांसिंग, ठीक है, तो वो आप करवा सकते हैं, ठीक है, पेशेंट को गोल्फ, ठीक है, लेकिन वो कहता है विद अ गोल्फ कार्ट प्रेफरेबली, ताकि उसको ज्यादा चलना ना पड़े, ठीक है, अगर उसने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो इजीली अपने कार्ट में बैठे को वहां तक ड्राइव कर ले। समझ आपकी बात को? Recommended physical activities if the patient has already done it before total knee arthroplasty. अगर तो पेशेंट टोटल सर्जरी से पहले अगर ये एक्टिविटीज करता रहा है तो तब आपने ये रिकमेंड करी एक्टिविटीज। कौन कौन कर सकते हैं? रोड साइकिलिंग परफॉर्म करवा सकते हैं, पावर वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग करवा सकते हैं, तेज तेज चलना, लो इम्पैक्ट एरोबिक्स करवा सकते हैं, क्रॉस कंट्री स्कीइंग, क्रॉस कंट्री स्कीइंग मींस मशीन और आउटडोर, ठीक है। अब कौन सी जो आइस स्कीइंग है आपने वो करवानी है, क्योंकि आइस स्कीइंग में ये पोस्चर होता है, आपने जेट वाटर स्कीइंग नहीं करवानी। ये जो सी व्यूज साइड पे होते हैं वाटर स्कीइंग, उसमें क्या होता है, ये आपका जस्ट लाइक दिस साइड में आप ट्रैवल कर रहे हो, तो साइड में ट्रैवल में आपके नी जॉइंट के ऊपर स्ट्रेस आने का ज्यादा चांसेस हैं, जबकि जब आप सामने की तरफ मूव कर रहे हैं आइस स्कीइंग में, ठीक है, तो उसमें इतने चांसेस नहीं होते डिस्लोकेशन वगैरह, ठीक है, इसलिए आइस स्कीइंग आप कर सकते हैं, आप जेट स्कीइंग नहीं कर सकते, इट इज नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। टेबल टेनिस कर सकते हैं, खेल सकते हैं, डबल टेनिस, लॉन टेनिस की बात होती है, लॉन टेनिस में जब दो विकेट हो जाते हैं तो आपको पता है भागना क्या हो जाता है, कम हो जाता है, आपको बहुत ज्यादा तेजी से या दूर तक भागना नहीं पड़ता, आप इजीली शॉट्स खेल सकते हैं। रोइंग एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, बॉलिंग एंड विनोइंग, बॉलिंग जिसका बॉल को फेंकते हैं तो वहां पे आगे स्पाइरल शेप बॉटल्स होती हैं जिनको आपने ब्रेक करना होता है, ठीक है। कैनोइंग मींस इसमें आपने चप्पू चलाना कश्ती पे, ठीक है, एक लंबी सी बॉट होती है जिसमें एक या दो ड्राइवर होते हैं, ठीक है, और उन्होंने स्पीड लगाई होती है, ठीक है, बिल्कुल बारीक सी कश्ती होती है, ठीक है। पता कैनोइंग का? नहीं पता?
पार्टिसिपेंट दिस इज कैनोइंग, ठीक है, ये जो एक्टिविटी है दैट इज कैनोइंग, चप्पू चलाना, ठीक है, इसमें बैठ के कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि जिसके ऊपर जिससे नी पे स्ट्रेस आए, ठीक है। सो इट इज रिकमेंडेड, ठीक है, if the patient is previously performing these type of activities before the surgery. And the next thing जो और recommended नहीं है, jogging and running, basketball, soccer, ठीक है, सिंगल टेनिस, लॉन टेनिस की बात हो रही है, सिंगल आप नहीं खेल सकते, डबल टेनिस आप खेल सकते हैं, बेसबॉल हो गई, सॉफ्ट बॉल हो गई, हाई इंटेक्ट एक्टिविटीज हो गई, मीन्स से जिसमें बहुत ज्यादा भागना पड़ता है, मीन्स से पूरे ग्राउंड के अंदर जिसमें आप भागते हैं, ठीक है, आपने कोई एक्टिविटीज नहीं करना है, स्टेयर क्लाइंबिंग मशीन यूज नहीं करनी, ठीक है, हैंडबॉल, रैकेटबॉल, स्क्वैश, आप स्क्वैश में भी आपको पता है बहुत ज्यादा रन करना पड़ता है, स्पीडली रन करना पड़ता है, क्विकली, फुटबॉल, सॉकर, जिम्नास्टिक्स नहीं परफॉर्म कर सकते, वाटर स्कीइंग नहीं करें, इट इज नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। Now the next one is patellofemoral instability. Patellofemoral pain की दो causes हैं, एक क्या है patellofemoral pain associated with malalignment और एक क्या है patellofemoral pain associated with other issues and not malalignment, ठीक है, सही है। विदाउट malalignment patellofemoral pain किस वजह से हो सकती है और विद malalignment patellofemoral pain किस वजह से हो सकती है। अब आपको पता है malalignment कब होगी, जब क्वाड्रिसेप एंगल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इट मींस कि malalignment आना शुरू हो जाएगी, तो जब malalignment आएगी तो ऑब्वियसली patellofemoral pain आएगी, ठीक है। सो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉजेस हैं, फंक्शनल क्यू एंगल, क्वाड्रिसेप एंगल का ज्यादा हो जाना malalignment की तरफ लेकर जाएगा, पैटेला अल्टा, पैटेला बैजा, अल्टा का मतलब क्या है, हाई राइडिंग पैटेला एज कंपेयर्ड टू नॉर्मल इंडिविजुअल, हाई राइडिंग पैटेला का मतलब क्या है, हम जब बैठते हैं, ठीक है, अभी जब हम बैठेंगे, ठीक है, तो हमारी पैटेला क्या करेगी, इंटरकोंडाइलर ग्रुप में मूव कर जाएगी, ऐसे है ना, लेकिन पैटेला अल्टा में क्या होता है कि वो इंटरकोंडाइलर ग्रुप में मूव नहीं करती, वो इंटरकोंडाइलर ग्रुप से ऊपर ही रहेगी, क्या रहेगी, इंटरकोंडाइलर ग्रुप से ऊपर ही रहेगी, दैट इज कॉल्ड हाई राइडिंग पैटेला, ठीक है। क्यों ऊपर रखते हैं, क्योंकि जो इंटरकोंडाइलर ग्रुप होता है वो शैलो होता है, वो क्या होता है, शैलो होता है, वो डीप नहीं होता, नॉर्मल हमारी तरह डीप नहीं होता, वो शैलो होता है, जिसकी वजह से पैटेला उसके अंदर जा ही नहीं पाती, ठीक है। ये सिंपली ऐसे है कि जैसे कोई केव है और केव के अंदर पैटेला नहीं मूव कर रहा है, ठीक है। ये हमें होता है कि जब हम फ्लेक्स करते हैं अपने नीज को तो पैटेला मूवमेंट इंडिकेट करना है, तो जब हम लोग एक्सटेंड होते हैं खड़े होते हैं पैटेला वापस आता है, तो पैटेला अल्टा का मतलब क्या है कि हाई राइडिंग पैटेला, पैटेला मूव नहीं करेगी इनटू द इंटरकोंडाइलर ग्रुप। फिर सेकंड क्या आता है, पैटेला बाजा, पैटेला बाजा का मतलब क्या है कि लो राइडिंग पैटेला, बेसिस पे जब आप बैठे हैं तो पैटेला इंटरकोंडाइलर ग्रुप में चली गई है, अब जब आप एक्सटेंड होना चाह रहे हैं तो पैटेला वापस नहीं आ रही, ठीक है, वो इंटरकोंडाइलर ग्रुप भी नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड पैटेला बैजा ऑन द लो राइडिंग पैटेला, ठीक है, समझ आ गई बात। नाउ द dysplastic femoral trochlea का मतलब क्या है, जैसे मैंने पहले बात की, डीप है ये शैलो, नॉर्मली हमने एक नॉर्मल डेप्थ का एक नॉर्मल कैविटी का इंटरकोंडाइलर ग्रुप है, डिस्प्लेसिया का मतलब क्या है, एब्नॉर्मल ग्रोथ का होना, dysplastic femoral ग्रुप का मतलब क्या है कि जो इंटरकोंडाइलर ग्रुप है वो एब्नॉर्मली उसकी ग्रोथ हुई है, या वो बहुत ज्यादा शैलो हो गया, ठीक है, या वो बहुत ज्यादा डेप्थ में चला गया, ठीक है, कि पैटेला अगर उसमें एंटर होगी तो एंटर ही रहेगी, बाहर नहीं आएगी, और अगर वो शैलो है तो उसमें क्या है कि मूव ही नहीं करेगी, मूव अंदर जाएगी, ठीक है, समझ आ गई बात। नाउ patellofemoral pain without malalignment, these are the causes, Stryker syndrome means, ठीक है, अब ड्यूरिंग द एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट आपके पैटेला के साथ ना
कुछ सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, ठीक है, जो एक्चुअली पैटुला को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं या पैटुला को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं फ्रॉम द आउटसाइड फोर्सेस, ठीक है, कि पैटुला की कोई डिसलोकेशन हो रही है, पैटुला ब्रेक आउट ना हो। तो ये स्पाइक बॉन्ड होती है ना, ये एक्चुअली एक टिश्यू होता है, टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर होता है, सॉफ्ट टिश्यू होता है जो आहिस्ता आहिस्ता इसमें डेवलप हो जाता है, बोन के अंदर डेवलप हो जाता है। तो वो कहते हैं कि इसके साथ साथ एम्ब्रियोलॉजिकली ड्यूरिंग द एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट कुछ टिश्यूज रह जाते हैं, ठीक है, रेमिनेंट्स जिनको हम लोग बोलते हैं। अगर वो रेमिनेंट्स टिश्यूज रहते हैं तो पैटुला की रेप्लिकेटिव मूवमेंट की वजह से टिश्यूज में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है, और अगर उन टिश्यूज में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाए तो फिर क्या होता है, पैटुला में पेन स्टार्ट हो जाती है, पैटुलोफेमोरल पेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, सही है। तो दिस इज द पैटुलोफेमोरल पेन विदाउट नैल अलाइनमेंट, दिस इज द फर्स्ट कॉज। नेक्स्ट इज फैट पैट सिंड्रोम। फैट पैट सिंड्रोम का मतलब क्या है, इरिटेशन ऑफ द इंफ्रापैटुलर फैट फ्रॉम ट्रॉमा और ओवरयूज। पैटुला के बिल्कुल नीचे अगर आपको पलपेट करके देखें तो आपको फैटी पैड मिलता है, फैट लाइक स्ट्रक्चर मिलती है, ठीक है। आपको इजीली बहुत इजीली या इंस्टेंट करके देखना, आपको अगर स्कैन करके ज्यादा अच्छा फील होगा, ठीक है। फिर इससे बिल्कुल डीप चले जाएंगे तो आपको पैटुलर टेंडन भी फील होगा, ठीक है। यही तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, ठीक है। आप इसको इजीली हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं पैटुलर टेंडन को, ठीक है। आप ऊपर देखेंगे तो आपको सॉफ्ट सॉफ्ट सी फीलिंग आएगी, दैट इज द फैट पैड। तो वो कहते हैं इंफ्रापैटुलर ओवर यूजेज की वजह से अगर इस फैट पैड का क्या हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो तब भी क्या हो सकता है, पैटुलोफेमोरल पेन हो सकता है। सेकंड इज टेंडनाइटिस। पैटुलर टेंडन है, पैटुलर टेंडन की अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि दैट इज गोइंग टू कॉज पैटुलोफेमोरल पेन, ठीक है। इलियोटिबियल बैंड फ्रिक्शन सिंड्रोम, आईटीबी सेंसर फ्रैक्चर लेटा के साथ आईटीबी के अटैचमेंट है, और ये आईटीबी जो है ये डायरेक्टली आपका अटैच होता है ऑन टू द नी जॉइंट एज वेल एज ऑन टू द पैटर्न। अगर आईटीबी की टाइटनेस हो गई है, ठीक है, टेंसर प्रेशर लेटर की टाइटनेस हो गई, तो अल्टीमेटली आपके पैटर्न के ऊपर एक पुल स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके पैटर्न के ऊपर पेन स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। दिस इज द कॉज ऑफ पैटुलोफेमोरल पेन विदाउट नैल अलाइनमेंट, ठीक है। विदाउट नैल अलाइनमेंट का मतलब क्या है कि इसमें कोई डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं है कि डायरेक्टली ये उसको पुल कर रहा है। एक्चुअली ये जो इलियोटिबियल बैंड में ये क्या है, डायरेक्टली अटैच होता है फिब्यूला के ऊपर, ठीक है। जब आईटीबी हमारा टाइट होगा बेटा, तो जब भी नी फ्लेक्शन होगी ना, तो ये आईटीबी क्या करेगा, इसको लेटरली लेकर जाएगा, टिबिया और फिब्यूला को लेटरली मूव करवाएगा। तो जब ये लेटरली मूव करेगी तो अल्टीमेटली आपकी पैटुला की अलाइनमेंट खराब होगी और आपको पेन स्टार्ट हो सकती है। समझ आ गई बात? नेक्स्ट इज प्री पैटुलर बर्साइटिस। प्री पैटुलर बर्साइटिस मींस पैटुला की जो आर्टिकुलर सरफेस है, जो कि फीमर के साथ क्या करेगी, आर्टिकुलेट करेगी है। यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने क्या रखे हैं, बर्सात रखे हैं। बर्सात एक्चुअली होते कहाँ पे, जहाँ पे टेंडन जो है वो क्या कर रहे हैं, एक्यूट टेंडन बनाने का कर, ठीक है, वहां पर यूजुअली बर्सात होती है, ठीक है। प्री पैटुलर जो था जो फैट पैट सिंड्रोम था वो इस टेंडन के ऊपर की बात थी, ठीक है, उसके ऊपर फैट था। इसके नीचे अगर टेंडन के नीचे की बात करेंगे तो इसके नीचे क्या है, एक्चुअली आपका बर्सा है। जब रेप्लिकेटिवली मूव करती है पैटुला तब भी आपका ये बर्सा क्या कर सकते हैं, इन्फ्लेम कर सकते हैं। जैसे हाउस मेड नी जिसको हम बोलते हैं कि घर में जो कोई भी अम्मा काम करती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि जब वो नीचे बैठ के काम करते हैं, जो जिनके नीलिंग पोजीशन अगर हम कहते हैं, तो वो नीलिंग पोजीशन क्या है एक्चुअली, उसमें वो प्री पैटुलर बर्सा क्या कर सकते हैं, इन्फ्लेम कर सकते हैं ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द फ्लोर विद द बर्सा, ठीक है। उसकी वजह से प्री पैटुलर बर्साइटिस हो सकता है। नेक्स्ट इज टाइट मीडियल एंड लेटरल रेटिनेशन। कॉन्टैक्ट प्रेशर का इंक्रीज होता है ना विद द कॉक्लियर ग्रूव, ठीक है।
जी बच्चों, सबको नजर आ रहा है? दिस वन इज द लेटरल रेटिनेकुलम, ठीक है, दिस वन, एंड दिस वन इज द मीडियल रेटिनेकुलम, ठीक है। इन दोनों रेटिनेकुलम्स की, ये एक्चुअली एक्सटेंसर रेटिनेकुलम है। कहां से ओरिजिनेट करें? फ्रॉम द एक्सटेंसर रेटिनेकुलम, ठीक है। ये जो क्वाड्रिसेप्स टेंडन है, जहां से ये ओरिजिनेट कर रहे हैं और लेटरल और मीडियल रेटिनेकुलम बना रहे हैं, ठीक है। अगर ये टाइट हो जाते हैं तो तब भी क्या होता है, इसका प्रेशर, कॉन्टेक्ट प्रेशर विद द फीमर ये ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से पैटेलोफिमोरल पेन स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस डेसिकन्स। ऑस्टियो मींस बोन, कॉन्ड्राइटिस मींस कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज और बोन की इन्फ्लेमेशन हो जाना। डेसिकन्स मींस, ठीक है, दैट इज एन एब्नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द कार्टिलेज एंड द बोन। अब वो कहते हैं कि किसकी योजना, पैटिला की जो आर्टिकुलर सरफेस है, जो आर्टिकुलर सरफेस है विद द femoral intercondylar groove, जब उसकी एबनॉर्मल ग्रोथ हो किसकी, कार्टिलेज की, तो तब भी क्या होगा, पैटेलोफिमोरल पेन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रोमेटिक पैटेलर कॉन्ड्रोमैल्शिया, ठीक है। सेम विद द सेम एज दैट ऑफ ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस डिसेक्शन। उसमें कोई कॉज नहीं है, इसमें क्या है, ट्रॉमा कॉज है। छोटे बच्चों में कोई ट्रॉमा हुआ है जिसकी वजह से पैटेला की जो आर्टिकुलर सरफेस पे कार्टिलेज का वो क्या हो गया, सॉफ्टन हो गया, वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गया, वो ऐसे ऐसे डिग्रेड होता जा रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रोमेटिक पैटेलर कॉन्ड्रोमैल्शिया, ठीक है। लास्ट में ट्रॉमा है और सेकंड लास्ट क्या है, एपोफिजाइटिस। एपोफिजाइटिस क्या होता है, जहां पे टेंडन बोन के साथ अटैच हो रहे हैं, जिस जगह के ऊपर, उस जगह पर इन्फ्लेमेशन हो जाना या ट्रैक्शन आ जाना, किसी पुल की वजह से वहां पर क्या होना शुरू हो जाना, इन्फ्लेमेशन आ जाना, जिस जगह पे टेंडन क्या कर रहा है, अटैच हो। अब वो कहते हैं दो किस्म के एपोफिजाइटिस हैं, ठीक है। एक कौन सा है, ऑस्टियोशेल्टर्स डिजीज, ठीक है, जिसमें जो पैटेलर टेंडन है जब वो अटैच हो रहा होता है टिबियल फिब्रोसिटी के साथ, ठीक है, उस टिबियल फिब्रोसिटी पे जब इन्फ्लेमेशन आ जाए ड्यू टू पुल ऑफ दैट पैटेलर टेंडन, तो उसको लोग बोलते हैं ऑस्टियोशेल्टर्स डिजीज, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, सेंडिंग लार्सन जॉनसन डिजीज, ठीक है। ये कौन सी डिजीज है कि जिसमें जो पैटेलर टेंडन जहां से ओरिजिनेट हो रहा है, ओरिजिनेट कहां से हो रहा है पैटेलर टेंडन, पैटेला से, ठीक है। तो पैटेला के ऊपर अगर क्या आ जाए, इस टेंडन की वजह से, इस टेंडन के पुल की वजह से अगर पैटेला के ऊपर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, दैट इज एन एपोफिजाइटिस और दैट इज कॉल्ड सेंडिंग लार्सन जॉनसन डिजीज, ठीक है। So these are the causes of patellofemoral pain without malalignment. Patellofemoral pain with malalignment की क्या कॉज थी, Q एंगल का ज्यादा हो जाना, पैटेला अल्टा होना, पैटेला बाजा होना, ठीक है, समझ आ गई बात। और ये क्या है, ये वो कॉजेज हैं जिनमें मैलअलाइनमेंट नहीं हो रही, जिसमें पैटेलोफेमोरल पेन हो रही, ठीक है। इसकी ट्रैकिंग में कोई मसला नहीं आएगा, इसकी पोजीशनिंग में कोई मसला नहीं आएगा पैटेला की, सिर्फ क्या हो रहा है, वो जो कंप्रेशन है ना पैटेला का फीमोरल कैनाल के साथ वो ज्यादा हो, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। ये सर्जिकल ऑप्शंस हैं दो, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा दूंगा, ये इंक्लूडेड नहीं है वाइवा, ठीक है। हजम कर लो, खैर कोई बात, ठीक है। Any question related to this article? शॉर्ट पढ़ाया करो, जल्दी जल्दी पढ़ा दिया करो ऐसे कि ये कॉजेज हैं, टक 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 टक, ऐसे सही है, सिर्फ फ्रंटा लगाना पड़ेगा। सर आप वाइवा की लेक्चर्स कम कर रहे हैं? नहीं बेटा, बेटा मैंने कल ही कह दिया था, तो मैंने कहा मैंने सोच लिया। सर मैंने आपको ईमेल की थी, आपने जरूर इंक्लूड होगा बेटा, ये बेचारा अकेला रह जाएगा लेक्चर, ना ये इस पार्ट का ना उस पार्ट का। सर आप इसको
सर आप इसको रिप्लेस कर दें किसी और लेक्चर से। आप बेशक लेक्चर का नंबर कम ना करें, लेकिन आप एटलीस्ट इस वाले लेक्चर, आज वाले को तो रहने दें। अच्छा जी एक साथ तबस्सुम बेटा, जी अक्सर तबस्सुम। चलें ठीक है बच्चों, आप लोग जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज।